जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं वर्णमाला के सेकेंड प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कल हमने वर्णमाला का पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया जिसमें टॉप के 20 क्वेश्चन थे। आज भी 20 क्वेश्चंस करेंगे और उसमें अघोष सघोष सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इक्कीसवां क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन साथियों, आप लोग जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? तो छ, त्र, ज्ञ और एक स्र आप लोग लिखते हैं, ये वाला वो होता है। तो ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलके बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञ है इसमें संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो क वर्ग कंठ होता है, च वर्ग तालु होता है, ट वर्ग मूर्धा होता है और त वर्ग दंत होता है और प वर्ग ओष्ठ होता है। तो साथियों, इसमें पूछा है कि कौन दंत्य नहीं है। तो दंत्य आप लोग जानते हैं त, थ, द, ध, न, ये दंत्य हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा दंत्य नहीं है पूछा गया है, नहीं है। तो याद रखिए, इसमें ट वर्ग मूर्धा वाला है तो ये दंत्य नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गया है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उनको अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किस योग से बना है? छ वर्ण किस योग से बना है? साथियों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जा कर के अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें अच्छे से समझाया भी गया है कि किस किस शब्दों से, किस किस वर्णों से मिल करके ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, अभी बताए हैं। तो क और स से मिल करके बना है छ। ठीक है, और देखिए, जब संयुक्त व्यंजन बनता है तो उसमें 2 वर्ण आते हैं और पहला वर्ण हमेशा हलंत में रहता है, इतना याद रखिएगा जरूर। ठीक है, उसमें ऑप्शन आप लोग छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। होते तो हैं 13, बट 11 क्यों है? 2 अयोग वहाँ हैं, अंग और अह। अंग और अह जो 2 हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, निम्न में कौन स्वर नहीं है? निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? तो अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, बट यह जो है ये क्या है? व्यंजन है, तो इसलिए यह स्वर नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है, तो आप लोग गणना कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट वर्ग में ठ भी आ रहा है, ढ भी आ रहा है, अड़ भी आ रहा है, बट ये वाला ऑप्शन साथियों घ जो है ये क वर्ग का वर्ण है, इसलिए यही सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। अब पूछेगा साथियों कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 33 होते हैं हिंदी वर्णमाला की हिंदी में व्यंजनों की संख्या। अगर पूछे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 52 होती है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर नहीं है? नहीं, पश्च स्वर है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो याद रखिए, जिह्वा के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जैसे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आने वाले जो वर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं, ई ए होते हैं, ठीक है, ये ई वाले होते हैं। ये कौन है? ये अग्र स्वर वाले हैं, ठीक है, अग्र स्वर हैं। और साथियों, मध्य स्वर में अ होता है। उच्चारण करके आप देखिए, अ बोलेंगे तो बीच से ऐसा लगेगा जिह्वा बीच से ही काम कर रही है, ठीक है। पश्च स्वर में होता है आ उ ओ औ, और एक डॉक्टर जैसे आप लोग लिखते हैं ये वाला ऊपर, तो ये वाला आ होता है, ये भी पश्च स्वर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्च स्वर पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अब अयोगवाह कौन है? विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है या अल्प प्राण है? तो साथियों याद रखिएगा, ये जो विसर्ग है यही अयोगवाह है, क्योंकि अंग और अह में आप लोग जो विसर्ग लगाते हैं यही विसर्ग है, इसे अयोगवाह ये दो हैं। अब अयोगवाह इनको क्यों कहा जाता है, एक थोड़ी सा समझ लीजिए कि अयोगवाह क्यों कहा जाता है। क्योंकि न तो ये स्वर में इनकी गिनती होती है, न ही व्यंजन में इनकी गिनती होती है, फिर भी ये अयोग्य होते हुए भी अर्थों का जो वहन करता है साथियों, उसे अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग, इसका कंठ से उच्चारण होता है। फिर तालु च छ ज झ य, तो ये तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होगा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। साथियों अभी हमने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें छ त्र ज्ञ, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, बाकी ये वाला ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये मूर्धन्य स है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। छ कैसे बनता है, किन किन वर्णों से मिलके बनता है? तो क, आधा क और प्लस कौन सा वर्ण होता है? मूर्धन्य स, ठीक है। त्र जो होता है साथियों आधा त और र, और ज्ञ होता है आधा ज प्लस इ, इनसे मिल करके बना होता है, ठीक है। तालव्य व्यंजन हैं, तालु से उच्चारित होने वाले कौन से व्यंजन हैं? ठीक है, तो अभी बताए हैं क से कंठ, ठीक है, और च तालव्य, तो ये वाले तालव्य हैं, च छ ज झ ये तालव्य हैं। य र लव किस वर्ग के व्यंजन हैं? य र लव किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो साथियों याद रखिएगा, य र लव जो हैं वो हैं अंतअस्थ व्यंजन हैं। और एक और बात याद रखिएगा, ये अल्प प्राण हैं, ठीक है, अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण, बट ये सघोष भी होते हैं, ठीक है, ये सघोष भी होते हैं। ये अल्प प्राण और सघोष दोनों हैं, इतनी बात याद रखिएगा। और अल्प प्राण महाप्राण का ट्रिक हमने आपको बता दिया है, पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे क केस से ख, अगर आप लोगों को याद है तो जिस वर्णों के जिस वर्ण का अगर इंग्लिश लिखते समय यच आ जाए वो महाप्राण होता है, ठीक है। और महाप्राण में
च जो होता है वो अपवाद है, क्योंकि च में आता है यच, ह आता है, ठीक है। इसलिए च को छोड़ के बाकी जितने में ह आए, यच आए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध ये होता है साथियों कि बोलते समय, उनका उच्चारण करते समय नाक और मुंह से दोनों से हवा क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, वर्ग के पंचमाक्षर, यानी कि वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर। हर वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? क वर्ग का अंगा है, च वर्ग का इया है, ट वर्ग का अड़ा है, त वर्ग का न है और प वर्ग का म है। तो ये सारे के सारे पंचमाक्षर के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अब स्वरों की संख्या 11 है। अगर टोटल पूछे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 52 होगा, ठीक है। अब इसमें जिसे 13 होता है तो अंग और अह जो है साथियों वो अयोगवाह होता है, ठीक है। वो अयोगवाह होता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। उसे स्वरों की संख्या में गणना नहीं किया जाता है। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। कंठ और ओष्ठ से जो ध्वनि उत्पन्न हो उसका उदाहरण कौन सा है? ये देखिए साथियों, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुए, यहाँ पे औ रहेगा, ठीक है, औ। तो जो औ है ओ धन अधन ओ से मिलके बना है, ठीक है। अधन ओ से औ मिलके बना है। और साथियों जो ओ बनता है वो अधन, बता रहे हैं, जो ओ है वो अधन ऊ से मिलके बनता है। अधन ऊ से मिलके बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आप लोग बोल करके देख लीजिएगा। इसीलिए औ का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? कंठोष्ठ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, औ। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि भाषा किन छोटी इकाइयों से मिलके बनता है? तो याद रखिएगा, ये जो भाषा इकाई होता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि वर्ण, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्वनि वर्ण, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद पद बनता है, उसके बाद वाक्य बनता है। तो इसमें देखिए ध्वनि वर्ण पहले आया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो याद रखिएगा, प्रयत्न के आधार पर जो ल है वो पार्श्विक है, ठीक है। ल को पार्श्विक कहा जाता है, बट जो र होता है इसे लुंठित कहा जाता है। लुंठित, लुंठित वर्ण अगर पूछ दे तो र हो जाएगा और पार्श्विक पूछ दे तो ल हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे र आ रहा है, देखिए पार्श्विक में र आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण प्रयत्न का आधार क्या है? ल है, ठीक है। ल का प्रयत्न आधार पार्श्विक है और र का लुंठित है। देखिए यहाँ पे ल आ रहा है, तो इसका र हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कॉम्बिनेशन बना करके आप पकड़ लीजिएगा और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। आज वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया, ठीक है। और यह है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर
इसकी PDF चाहिए तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, और कल वाली वीडियो को भी यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।